कौन है लेस्ली लुइस? पापी बिच्छू। दैट्स नाइस। बहुत डेंजरस हूँ। मेरे डैड क्या बोलते हैं, ये मेरा बेटा है लेस्ली, बीकॉम फेल। तो इमीडिएटली आशा जी बोली, देखो बेटा ये गिटार विटार बजाने का शौक़ अच्छा है, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं बोला पढ़ाई तो मैंने छोड़ दिया कब से, मैं गिटार ही बजा रहा हूँ। माई सिस्टर इज़ वेरी क्लोज, जो बड़ी वाली है, लेकिन छोटी वाली भी उतनी क्लोज है, लेकिन बड़ी वाली को लगता है कि शी ओन्स मी। अच्छा। तो उसका वहम है। और वहाँ से जो एक एक का प्रॉब्लम, मतलब सब अपना प्रॉब्लम बता रहा कि मैंने आई जस्ट लॉस्ट माई जॉब, अभी जाके वापस जाऊँगा तो पता नहीं क्या करूँ। आज मिले यार, हेलो तो बोलो। मैं वही जानता हूँ कि जो माइंड है ना अपना, जी, बहुत पावरफुल है। हम बोलते हैं ना भगवान से हम मांगते हैं, हम अपने माइंड से ही मांगते हैं। अगर आप माइंड से मांगोगे, वो जो बोलते दिल से मांगो ना, वो आपका माइंड करके देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से वापस स्वागत है। आज आपको हम एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिनका आज हमने कॉन्सर्ट अटेंड किया है, एक कॉर्पोरेट इवेंट किया है साथ में, और इन्होंने धमाल मचाया है, डॉक्टर्स को अपने साथ नचवाया है। लेकिन इससे पहले ये कौन है? ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने यारों दोस्ती पल ऐसे गानों को कंपोज किया है, ऐसे गानों को आप तक पहुंचाया है। इन्होंने तकरीबन 30 साल दिए हैं जिंगल्स को। इन्होंने तकरीबन ऐसे कई म्यूजिशियंस, ऐसे कई सिंगर्स हैं जिन्हें लॉन्च किया है। एक लेजेंड के रूप में लोग जानते हैं इनको। म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम लेस्ली लुइस। हेलो सर। हाय आकाश, थैंक यू वेरी मच। कैसा चल रहा है सर? हाउ वाज द इवेंट टुडे? आज तो इवेंट तो धमाका था। अच्छा। मुझे तो कहा था कि सब डॉक्टर है, नाचेंगे नहीं, बहुत शांत लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूज़िक जब बात करता है लोगों से, वो अपने लैंग्वेज में जब बात करना शुरू होता है, तो फिर डॉक्टर हो या लॉयर हो या मम्मी हो या डैडी हो, जी, सब बराबर लाइन पे आते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। मेरा आपसे सबसे पहले, क्योंकि लोग मुझसे हमेशा जब भी मैं आपकी बात करता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि कॉलोनियल कजिन्स लेस्ली लुइस, मैं कहता हूँ हाँ, बट बहुत से लोगों को नहीं पता है कि लेस्ली सर अपने बैंड के साथ सोलो परफॉर्म भी करते हैं। और चूँकि कॉलोनियल कजिन्स के लिए हम सब लोग उनको जानते हैं, और चूँकि ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस बैंड है कॉलोनियल कजिन्स, तो मैं उस सबसे पहले चालू करूँगा सर कॉलोनियल कजिन्स से। आप मुझे बताइए। उससे पहले शुरू हुआ इंडी पॉप, और कॉलोनियल कजिन्स के पहले था बॉलीवुड रीमिक्स। तो एक ये लाइन में आया है। जब पहले मैंने परी हूँ मैं करके गाना कंपोज करके वो, मतलब वो रिलीज़ किया था जी, उस टाइम, उस टाइप का हिंदी गाना नहीं था, वो कुछ अलग ही था जी, वो। वैसे होते होते वो इंडी पॉप शुरू हुआ। जी, इंडी पॉप के बाद आशा जी के साथ मैंने क्या हुआ था ना, पंचम दा को आर.डी. बर्मन उनको अपने गाने फिर से, एक्चुअली मैं लंदन में था और कॉलोनियल कजिन्स का रिकॉर्डिंग चल रहा था। आशा जी से मैं ऐसे ही मैं शॉपिंग कर रहा था सेल्फ्रिजेस में, आशा जी मुझे बोला, अरे तुम यहाँ, मैं उनको आई कहता हूँ, मम्मी, तो हमें आई थे यहीं हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बोल रही मेरा एल्बम करना है, तो मैंने बोला मैं तो अपना एल्बम कर रहा हूँ, जो कॉलोनियल का रिकॉर्डिंग हो रहा था। एंड पंचम दा उस टाइम गुजर गए थे। सो शी टोल्ड मी कि पंचम दा को उनके गाने तुम्हारे साथ फिर से नई पीढ़ी के लिए बनाने थे, और उनको तुम्हारे साथ काम करना था। वो अब नहीं है, तुम करोगे क्या? अरे भाई, पंचम दा तो किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन आज से नहीं बड़ी, वाई ही थॉट ऑफ मी, मेरे बारे में क्यों सोचा? तो और मैं पंचम दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वहाँ से मैंने हाँ करके पंचम दा के जो सब गाने थे वो आशा जी के साथ मैंने राहुल अनाय करके मिक्स किया था। तो पिया तू अब तो आजा, वो मेरे सोना रे, वो सब गाने हुए। तो वहाँ से बॉलीवुड रीमिक्स शुरू हुए, और उसके बाद जो कॉलोनियल कजिन्स, हरिहरन और मैं, वो जो शुरू हुआ ना, वो दौर तो इतना बड़ा हो गया, तो बाकी का जो चीज़ किया हुआ है वो भी भूल गए लोग, क्योंकि कॉलोनियल इतना बड़ा हो गया। और ऑब्वियसली कॉलोनियल बहुत बहुत फेमस है, वो बैंड जो है, बिल्कुल, वो हमारा म्यूज़िक बहुत ही फेमस है। तो उसके लिए बाकी का जो है वो किया था, वो सब मतलब छुप जाता है। जैसे कि कोक स्टूडियो,
इंडिया में मैंने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी कॉलोनियल पर आता है। राइट। कल मैंने मेरा खुद का एक इंडिपेंडेंट सोलो एल्बम रिलीज़ किया, हाँ और हरिहरन तो मेरे भाई है, तो आएंगे रिलीज़ पे, कॉलोनियल पे जाता है, वो होता ही है और वो होगा, क्यों, इतनी बड़ी एक उपलब्धि है एक तरीके हाँ, से वो। तो वो होने वाला है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, आपने गलत कहा, मैं बोला अब जो सबसे हैवी पॉइंट है वही जाके, लेकिन वो बाद में आया, वो करते 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 कॉलोनियल हुआ, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ा, मतलब इंडिया वर्ल्ड में बहुत बहुत फेमस है। आपके और हरी सर के रिलेशन के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो हरिहरन एक्चुअली मैं उनको कैसे जानता है, मेरे जिंगल्स गाते थे, तो मैं जिंगल्स करता था, कंपोज करता था, तो अलग अलग सिंगर्स गाते थे। जब हिंदी में होता था या तमिल में होता था, मलयालम में होता, तो हरी जी को बुलाते थे, तो तमिल में गाना है, हिंदी में गाना है, और इंग्लिश जिंगल कोई और गा लेता था। तो सो हरी यूज्ड टू सिंग फॉर मी इन माय जिंगल्स, मतलब वो जिंगल्स के सिंगर थे जब जिंगल्स कंपोज होते थे। तो एक दिन एक जिंगल था, रिकॉर्डिंग था, स्क्रिप्ट रेडी नहीं था, और कुछ 8 बजे रात का रिकॉर्डिंग था। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, स्क्रिप्ट रेडी, वो दिल्ली से स्क्रिप्ट, उस टाइम तो जब तक स्क्रिप्ट नहीं आएगा तो आगे क्या करें। तो हम लोग सब बैठे थे स्टूडियो में, तो मैंने एक गिटार पिकअप किया और ऐसे ही जैम करना शुरू किया जी। तो वहाँ से हरिहरन ने जो आलाप शुरू किया, बोला भाई वाह जुगलबंदी कर रहे हो क्या। तो वहाँ से मैं जैज़ बजाने लगा, तो वो छोड़ नहीं रहा। वहाँ से मैं कंट्री एंड वेस्टर्न, वो छोड़ ही नहीं रहा है, वो अपने राग चेंज कर रहा है, और ऐसा एक बन गया कि सब लोग जो स्टूडियो में बैठे थे वो छोड़ दिए, सब ज़मीन पे बैठ गए, एंड दैट वाज द फर्स्ट अनप्लग्ड कॉन्सर्ट। अगर आप अनप्लग्ड कॉन्सर्ट कहते तो वो इम्प्रॉम्प्टू जो ऐसे स्पॉन्टेनियस शुरू हुआ था, जी। आधा पौना घंटा चल रहा, अरे वाह। और सडनली फ़ोन आया, अरे हाँ स्क्रिप्ट रेडी है, अरे यार पूरा मूड निकल गया। तो उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि इसका कुछ करते, चलो। ये जो इमोशनल कनेक्ट आपके बीच में और हरिहरन सर के बीच में है, उसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा जानना चाहेंगे कि देखो ही इज़ लाइक माई ब्रदर जी। बन गया है, पहले दोस्त था जी। उससे, उसके बाद और क्लोज हो गए। जी। और एक अजीब बात है कि हम वो मतलब ईस्टर्न है कि इंडियन गाते हैं, मैं वेस्टर्न हूँ जी। तो जो रेलवे लाइन है उसके ईस्ट साइड में माटुंगा है, वह हरिहरन रहते हैं, उसके वेस्ट साइड में माही में मैं रहता हूँ, तो रेलवे के दोनों साइड में हम लोग, हमारा फ्यूजन वही हुआ। राइट। तो एज अ पर्सन स्टेशन पहुंच गए हम। सेंट्रल, हाँ वही। तो एज अ पर्सन, मतलब एक अच्छा दोस्त से भाई जैसा बनना, और ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। हमारा एक बहुत अच्छा रिश्ता है, जो भी हम करते हैं म्यूज़िक के बारे में, वी डोंट लेट एनीबडी, ना वाइफ आएगी ना दोस्त आएगी, कुछ भी बोलेंगे ठीक है, फाइनल डिसीजन हम दोनों बैठ के करेंगे। एंड आई थिंक वही हम एक दूसरे के लिए बहुत ओपन हैं, और एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी। मतलब एज आर्टिस्ट जी। और वो जब तक है तो दोस्ती तो है, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट है, हम देयर इज नो सिंगर लाइक हरिहरन, लेकिन मुझे हरी के साथ गाने को मिलता है, दैट डजंट मेक मी लाइक हरिहरन। जी। वो मैं अपने जो जोन में ठीक हूँ। बट सर ये भी बात तो सही है कि किसी और को नहीं मिलता है। हाँ, तो वो मेरा लक है, जी। और मेरे साथ मेरे बैंड में किसी और को चांस ही नहीं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप मॉडेस्ट हैं, इसको लक कह रहे हैं? नहीं, आई मीन देखो मेरे बैंड में कौन गाता है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द कंट्री, जी। ठीक है, और हरिहरन के बैंड में कौन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट प्रोड्यूसर। दैट्स नाइस। तो एक दूसरे को ऐसा क्या कहते हैं, एक अंदर की रिस्पेक्ट है जी। एंड दोनों जानते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वेयर वी आर एट, हम सब दोनों समझते हैं कि मुझे पता है कि हरी कितना डीप गा सकता है, क्या करता है, और हरी को भी पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो वहाँ से वो रिस्पेक्ट जो है ना, वो रियल है। अगर हम कॉलोनियल कजिन से हरिहरन जी से आगे बढ़े, तो ये आज जो आपका इवेंट था वो बहुत ही स्पेशल था आपके लिए, क्योंकि कल आपने अपनी एल्बम रिलीज़ की है। तो उस एल्बम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सर। तो एक कहानी मैं कहता हूँ हर वक्त जब शोज़ करता था, तो लोगों को जैसे जमशेदपुर हो या इंदौर हो, पूरा इंडियन क्राउड, और उनको कहता, तो जैसे मेरे बैंड के साथ में कहता
एक कहानी उनको सुनाता था कि पहले एक आदमी आया था मेरे पास, बोला सर मेरा एल्बम करना है। तो मैंने बोला मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी आशा जी का एल्बम कर रहा हूँ, थोड़ा बाद में। ठीक है सर। थोड़ा टाइम क्या आया, सर मेरा एल्बम कर, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, कॉलोनियल कज़न्स का हमारा खुद का एल्बम बन रहा है, बाद में। ठीक है। फिर से आया, सर मेरा एल्बम, मैं एक नया लड़का है के करके, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उसका एल्बम कर। तो ऐसे होते होते सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा। जो लोग नहीं जानते, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी जो सर ने कहा कि के को इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस ही नहीं, के जैसे महान सिंगर को लॉन्च करने वाले लेस्ली लुइस थे। सर बताइए आगे। तो वो आदमी आया रिसेंटली, बोला सर इतने सालों से मैं कह रहा हूँ मेरा एल्बम करना है और आप हर वक्त बिज़ी रहते हैं, मुझे मेरा एज भी हो रहा है, मुझे भी गाना है सर अब मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि भाई सही बोल रहा है, तो ऑडियंस को कहता हूँ कि अभी मैंने उसके लिए कोई एल्बम किया है और उसके लिए म्यूज़िक कर रहा हूँ और बहुत अच्छा सिंगर है, और अगर आपको चांस मिले उसके कॉन्सर्ट में जाना, आप प्लीज़ जाइएगा। उसका नाम है लेस्ली लुइस, और क्योंकि मैं लेस्ली लुइस को प्रमोट कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट 5 गाने लेस्ली लुइस गाएंगे, उसके बाद मैं आऊँगा। और वो नेक्स्ट 5 गाने में गाता था अनरिलीज्ड 5 गाने बैक टू बैक। अब किसी को भी बोलो आप 5 अनरिलीज बैक टू बैक उनके खुद के ऑडियंस के लिए गा के बताएं। वाओ। क्योंकि जब होगा, जब आपका कंटेंट सॉलिड होगा तो ऑडियंस खड़ा रहेगा, नहीं तो 2 गाने के बाद बोल रहे भाई वो हिट गाना बजाइए, वो हिट 2 गाने 3 गाने के बाद अनरिलीज कभी सुना ही नहीं। बिल्कुल। तो नए गाने 5 बैक टू बैक, और सब ऑडियंस वहीं खड़ा है। वो मेरा बीटा टेस्टिंग होता था ऑडियंस में, और 5 गाने जो होते थे तो पूरा म्यूज़िक ऐसा शिफ्ट हो जाता था, उनको लगता है कि पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया है, पूरा कलर चेंज हो गया है, वो एक शेड चेंज हो गया। और वो 5 के बाद मैं कहता हूँ कि थैंक यू लेस्ली, और फिर मैं आता हूँ जानम समझा करो राज शब्द में, बैक टू जो लेस्ली लुइस शो कर रहा है। तो वो लेस्ली लुइस जो है, सबके लिए मैंने म्यूज़िक किया है, अपने आप के लिए कुछ भी नहीं किया। और अब सीनियर सिटीज़न बन गया है, बोला भाई कब करोगे? तो मैंने डिसाइड किया कि भाई सबके लिए तो करूँगा, अब भी कर रहा हूँ। एक काव्या जोन्स करके एक लड़की है, उसको मैं वो मेरे लेबल पे है, उसके गाने कर रहा हूँ। एक 19 ईयर ओल्ड लड़की है, उसका मतलब फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च का मैं कर रहा हूँ। तो और एक नया तो दूसरे लोगों के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, वो तो पहले से कर रहा हूँ, लेकिन लेस्ली लुइस के लिए मैं अब फाइनली कुछ करने जा रहा हूँ। नहीं किया है कल, हाँ। और कल वो एल्बम जो मैंने लॉन्च किया उसका नाम है द वाइट एल्बम। द वाइट एल्बम। तो दोस्तों ये कल रिलीज हुआ है, कहाँ पर अवेलेबल होगी सर? ये आपको हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे एक वीडियो आते रहेगा, लेकिन सब 6 गाने जो है, अब कोई भी आप अपना जो फेवरेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जियो सावन हो या गाना हो या अमेज़ॉन या स्पॉटिफाई, जो भी है, आप जो सुनते हैं वहाँ सब मिल जाएगा आपको। और मैं उसे वाइट क्यों कहता हूँ कि मेरा कहना है कि आपके सब रंग आपको पहले उड़ाने हैं, आपको वाइट बनना है, आपको पूरा कोरा बनना है। जब आप वाइट बन जाओगे, आपके बाकी के कलर्स को छुपा दोगे, जब वो गाना जब आप प्ले करेंगे ना, वो सारे के 6 गाने आपसे बात करेंगे, और वो बातचीत आप समझेंगे जब आप वाइट, मतलब डिंचैक मोड़, वो सब नाच गाना, वो सब शांत होके वाइट होके आप प्ले कीजिए। गारंटी उसमें से 2 गाने तो आपके फेवरेट है ही, वो मैं लिख के देता हूँ। लेकिन 6 गाने आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन 2 आपके फेवरेट, कौन से 2 आपके अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, किसी और के दो, लेकिन 2 फेवरेट तो आपके हैं वहाँ। लेकिन आपको पहले वाइट एकदम आराम से बैठ के सुनो, गाना सुनो जब आपको गाना। तो मैं कहता हूँ कि गानों की नई पहचान, द वाइट एल्बम जो है वो है गानों की नई पहचान, क्योंकि 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s में सब गाने होते थे। अब अभी तक लोग गा रहे हैं, लग जा गले, वो तो बहुत पुराना गाना है। या अभी जैसे कि लकी का गाना, ओ सनम मोहब्बत, अभी तक गा रहे हैं, 90s का गाना है। लेकिन 20s में थोड़ा मुझे लगा गाने कम होने गए, और 2010 के बाद मेलोडीज जो गाने हैं वो उड़ गए। तो अभी जो 2022 में मैंने देखा है, इतना म्यूज़िक है, एक गाना नहीं है। तो वाइट एल्बम गानों की नई पहचान है, आपको फिर से गाना इंट्रोड्यूस करेंगे वाइट एल्बम। तो ये जो आपकी एल्बम है,
ये कब से आप इस पर काम कर रहे हैं, कितना समय हो गया सर? कुछ भी नहीं, अभी तो स्टार्ट किया था, अप्रैल में हो गया। वाह, सिर्फ 2 से 3 महीने में एल्बम बनकर रिलीज हो गई है। सर आप ये जो एल्बम है इसके बाद हम नेक्स्ट एल्बम कब आपकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। मुझे क्या करना है कि पहले वाइट पे कोशिश करें कि ये लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जैसे कि आपका चैनल है, आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दर्शक जो है उनको सुनने मिल रहा है कि अच्छा इन्होंने एल्बम रिलीज़ किया, क्या नाम है, द वाइट एल्बम। अच्छा, द वाइट एल्बम जाके ढूंढते, या उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर वो मिल गए और उन्होंने गाना सुना, या आपके पास वो गानों का लिंक होगा और वो क्लिक कर सकते हैं, तो उनके पास वो गाने जाएंगे। नहीं तो ये गाने सिर्फ मेरे यूट्यूब पे और मेरे स्पॉटिफाई पे रहेंगे। क्यों? ये गानों के पीछे ना कोई रिकॉर्ड लेबल है, ना कोई मैनेजमेंट है, बस मैंने खुद अपने आप के लिए, लेज़ली लुइस के लिए बनाया है। मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगेगा, तो रिलीज़ कर दिया है। आपका चैनल, आप और ऐसे दोस्त जो है वो उसे स्प्रेड करें, तो मुझे लगता है रियल लोगों को रियल गाने मिलेंगे। तो क्या यही कारण है कि आप अब कहते हैं कि ये मेरी नई ज़िंदगी है? एब्सोल्युटली। क्यों? मैंने अपने आप के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो कल जो रिलीज़ हुआ है, आप अगर एल्बम का कवर देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, लेज़ली लुइस द वाइट एल्बम, और एक छोटा सा बच्चा है, एक 1.5 साल का बच्चा है, उसके गले में माला है ऐसा जी उसके गले में एक अलग सा माला है, बच्चे का माला है, जी और ज्वेलरी है। जी एक सामने उसके साथ गिटार है, गिटार बजा रहा है, साइड में एक तबला है, फ्यूजन भी है। वो पूरा वो मैं ही हूँ, जी 1.5 साल का। हाँ। तो वो मैंने एल्बम का कवर बनाया। ओह ब्यूटीफुल। तो वो मेरी शुरुआत है फिर से। ओके। तो जो मेरे रूट्स है, वो रूट्स तो वही है। अगर मैं 1.5 साल का, मेरे साथ गिटार है, तबला है, मेरी ज्वेलरी है, तो मैं तो वही हूँ। तो नहीं, अभी ये 22 में मैंने रिलीज़ किया, तो मैंने सोचा चलो मैं 22 बनता हूँ, और सब यंगस्टर्स के साथ मैं भी जुलता हूँ। ये मैंने सुनी बात है, मुझे पता भी है, लेकिन मैं इसको आपके साथ टैली करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में, भारत में इंडी पॉप रिमिक्स, प्लीज़ सर। है सो इंडी पॉप रिमिक्स, ये जो कल्चर आया था, आप इसके पायनियर हैं, ये आपने बनाया है, मतलब आपने लाया है हमारे देश में जी। इससे पहले रिमिक्सेस और इंडी पॉप के बारे में लोगों को पॉपुलैरिटी भी नहीं थी। हाँ, तो ये बात सच है। वही आशा जी का जो एल्बम था, राहुल एंड आई, जी जो आर डी बर्मन को उनके साथ पहले मेरे साथ करना था, जी और वो गुजर गए। तो आशा जी ने जब कहा कि देखो तुम कर लोगे क्या, मैंने तो वही जो राहुल एंड आए, राहुल देव बर्मन और आए आशा जी, उनके जो गाने हैं, जो मैंने फिर से एक नई तरीके से, पिया तो अब तो आजा, और वो मेरे सोना जी, इतने बड़े हिट्स हो गए। और वो डबल एल्बम था, 15 गाने थे उस पर। वहाँ से वो जो उठा, उसके बाद सब लोग रिमिक्स शुरू हो गए। तो पुराने गाने को फिर से मिक्स करो। आपने एक नया एरा बना दिया, उसके बाद लोग कंटिन्यूस रिमिक्सेस बना रहे थे और इंडी पॉप म्यूज़िक अपने चरम पे था। आपने कल्याण जी आनंद जी के साथ काम किया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ काम किया है, उनको रिकॉर्ड किया है, तो कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? अभी देखो, मेरे फादर जो थे PL राज जी, वो बॉलीवुड के, उस टाइम तो मैं हंसता था क्या डांस करते, वो कोरियोग्राफर थे बॉलीवुड में जी तो मैं हंसता था क्या डांस कर रहे हैं, झाड़ के पीछे ये वो जी। वो मतलब वो डैडी क्या कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखता हूँ तो गाने जैसे कि शोले, सरगम, डफली वाली, मैं डॉन के जो गाने हैं, वाओ, ये सारे बड़े बैनर्स। हाँ, याहू, चाहे कोई मुझे इवनिंग इन पेरिस, अब मतलब उस पर देवा रे देवा गणपति। तो मेरे डैड, फादर ने सब गाने किए जो बॉलीवुड के, खेके पान बनारस, ये वो सब। तो आई ग्रो अप विथ, जब वो काम पे जाते थे मुझे कभी लेके जाए, तो कभी कल्याण जी के पास, कभी RD के पास। जी तो कल्याण जी आनंद जी जब बैठते थे जी कंपोज करने, तो मुझे एक चांस मिलता था कि साइड में मैं भी बैठूं। लेकिन जैसे ना बच्चे को ऑफिस में लेके, भाई पेन को हाथ मत लगाओ, ये मत, हम लोग हाथ लगाते ये वो, तो अरे चुपचाप बैठो। तो विजू शाह जब कल्याण जी के पास जाता है, विजू शाह उनका बेटा है, कल्याण जी भाई का, तो विजू शाह और मैं, हम लोग दोनों बच्चे, हम लोग दोस्त बन गए उस टाइम से। और जब
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो प्यारे भाई और लक्ष्मीकांत जी डैडी के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो उनका बहुत जमता था कि उनके गाने साथ साथ में उनके हिट्स होते थे। और जैसे कि आ जाने जा ओ मेरा तू, इंतकाम, ये सब। तो दोनों को इंटरेस्ट, तो एक दोस्ती भी थी उनकी। आर डी बर्मन के पास भी जब कंपोजिशन गाने कंपोज होते तो मैं जाके बैठता था, तो एक सीखने को मिलता था, लेकिन चुपचाप बैठो, डिस्टर्ब मत करो। तो वहाँ से मुझे ये एक एक्सपोजर मिल गया। हमारे शो के एक सेगमेंट में हम जो हमारे गेस्ट के साथ जुड़ी हुई मशहूर कहानियां होती हैं, अच्छा, उनमें से एक कहानी को चुनते हैं। ये मग मुझे अच्छा लगता है, दिल से। हाँ, विद आकाश आफले। थैंक यू सो वाह वाह वाह, राइमिंग है ना, म्यूजिकल है। दिल से विद आकाश आफले, वेरी गुड। थैंक यू। सो ये कहानी आपके बारे में मशहूर है कि जब आशा जी से मिलाने के लिए आपके पिताजी लेके गए थे आपको, तो आशा जी ने कहा था कि बेटा म्यूज़िक वगैरह तो ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ, तो आपके मन में क्या चल रहा था उस वक्त? आप किस तरीके से आप सोच रहे थे और वापस आप इंडस्ट्री में कैसे आपने तो कदम मैं बढ़ाया? ऑलरेडी जिंगल्स बजा रहा था प्रोफेशनली, ओबरा होटल में और गिटार। इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी? उनको नहीं पता जी। तो मेरे डैड क्या बोलते थे कि तुम ये जो पुराने म्यूजिशियंस थे ना, वो होटल में बजाना, क्लब, तो एक इंग्लिश कहावत है, बैंड में हो तो वाइन, विमेन एंड सॉन्ग। वो तीन चीज़, वाइन, हाँ, विमेन एंड सॉन्ग। एंड सॉन्ग, गाना, लड़की और शराब, जी। वो एक कॉम्बिनेशन होता है। तो उनको थोड़ा डर था कि ये बैंड में बजाते रहेगा, फिर कोई तो लड़की के जासे में जाएगा, फिर वो दारू पिएगा, और म्यूज़िक के चक्कर में लाइफ उनका थोड़ा वहीं अटक जाता था। जी। तो उनका कहना था कि तुम प्रोफेशनल बनो। तो उस टाइम प्रोफेशनल मतलब बॉलीवुड में बजाओ। मैंने बोला मुझे बॉलीवुड में बजाने नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता वो सब, जी। वो टिपिकल और हाजी हाजी करना तो मुझे आता नहीं है। जी। तो मैंने बोला अगर मैं बजाऊंगा तो आरडी के पास बजाऊंगा, कि मुझे वो अच्छा लगता है म्यूज़िक। तो ठीक है, फिर मैं पंचम से मिलाता हूँ, आ जाओ। आरडी बर्मन का जो पेट नेम पंचम जी। जी। था। तो एक दिन मुझे बुलाया था, बोला मैं हमारा रिकॉर्डिंग है, तुम आ जाओ, गिटार लेके आ जाओ। तो ठीक है, तो गिटार लेके आया, सब म्यूजिशियन सब निकल गए। स्टूडियो में सिर्फ आरडी बर्मन, आशा जी, मेरे डैड और मैं, पीएल राज और लेस्ली लुइस, 4 लोग खड़े हैं। अभी उनको पता है कि मैं क्यों आया हूँ। उनको आरडी बर्मन को कहना है कि ये मेरा बेटा है, गिटार बजाता है, उसको आपके साथ बजाना है। तो आप आपके अंडर उनको रखिए, आप उनको सिखाइए या उनको आपकी रिकॉर्डिंग में बुलाइए। जो मैं ऑलरेडी प्रोफेशनल बजा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स में बजा रहा था, स्टूडियो। मेरे डैड क्या बोलते हैं, ये मेरा बेटा है लेस्ली, बीकॉम फेल। एंड आई एम स्टैंडिंग देयर, क्या बोल रहे हैं, बीकॉम फेल? बिकॉज मेरे फादर को भी पूछने का एक अंदाज ही नहीं था। वो कभी पूछते नहीं थे, काम सामने से आता था, जाके पूछने का, किसी को फेवर मांगने का आदत नहीं था। तो उनको कैसा फेवर कैसा मांगना भी पता नहीं था। तो बोले ये मेरा बेटा है लेस्ली, बीकॉम फेल, और उसको गिटार बजाने का शौक़ है। अच्छा। तो इमीडिएटली आशा जी बोली देखो बेटा, ये गिटार बजाने का शौक़ अच्छा है, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं बोला पढ़ाई तो मैंने छोड़ दिया कब से, मैं गिटार ही बजा रहा हूँ माइंड में। जी। अभी वो सीनियर है तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं ना। आशा जी और आरडी बर्मन तो सीनियर है मेरे, तो मैं उनके सामने कुछ नहीं माइंड में बोल रहा, मैं तो ऑलरेडी प्रोफेशनल बजा रहा हूँ और पढ़ाई तो कब का छोड़ दिया है। तो बोली नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो मेरा बेटा भी अच्छा खासा पायलट बनने वाला था, ये फिल्मों में आके ना इधर का ना उधर का, तो तुम पढ़ाई गिटार सब अच्छा है, शौक़ है, शौक़ है तो मेरा लाइफ है, दैट्स इट। वो और इस बात को कितने साल हो गए सर? मैं 18-20 साल का होगा, तो मस्ट बी अबाउट 18-20 साल के थे? 40 years ago। 40 years ago, 40 साल पहले ये जो एनकाउंटर था आशा जी के साथ, 42 years। और आज हम आपको लेजेंडरी लेस्ली लुइस के नाम से जानते हैं। मतलब फ़नी पार्ट जो है, जब आशा जी ने मुझे बोला कि देखो म्यूज़िक सबके लिए नहीं है, तो तुम गिटार बजाना शौक़ अच्छा है लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। जी। और वहीं अपना
इंटरव्यू कट हो गया। घर आया, मम्मी को झाड़ा, अच्छा। तुम्हारा हस्बैंड ऐसा वैसा। मतलब गुस्सा हाँ, तो मासूमियत में गुस्सा तो जो वो निकलता मम्मी पे आएगा ना, और किसको बोलूँ। तो वो समझती थी, तो रहने दो उनको, जाने दो, तुम अपना करो जो भी है। सालों बाद मैं सेल्फ्रिजेस में हूँ, अपना खुद का एल्बम कॉलोनियल कज़िन्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आशा जी मुझे मिलते, बोला अरे तुम यहाँ मेरा एल्बम करना है, और पहले लाइन में मेरा, लेकिन ये म्यूज़िक तो सबके लिए नहीं है ना, आप मेरे पास क्यों आए। तो जब वो बात, एक अच्छी बात थी, लेकिन मुझे इमीडिएटली वो टाइम याद आया कि उन्होंने कहा था कि म्यूज़िक सबके लिए नहीं है, तुम पढ़ाई पे, अच्छे से बोला था मुझे, हाँ, intention अच्छा इंटेंशन अच्छा था, लेकिन एंड में जो मुझे बोला था म्यूज़िक सबके लिए नहीं, एंड पे मुझे मेरे म्यूज़िक के लिए मेरे पास ही आया। सो हाउ ब्लेस्ड आई मस्ट बी। मेरा बहुत ही तो interesting हाँ, मतलब कहानी। मैं सोचा भाई मुझे तो बोला था म्यूज़िक सबके लिए नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड में म्यूज़िक के लिए मेरे पास ही आए। बिल्कुल बिल्कुल। सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो सर्कल है, जो आपने पहली बात छेड़ी थी ना, कि जब पहले बार मिला था और क्या, और जब मैं लंदन में मिला तो वही पॉइंट मेरे माइंड में आ गई। जिंदगी का चक्र। चक्कर। सर, आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपके बारे में थोड़ा जाना है, पढ़ा है। गाने तो हम सब ने ही सुने हैं, जी लेकिन आपकी फैमिली के बारे में आप बहुत कम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या तो बोलते भी नहीं हैं, और ना ही कोई हाँ, ऐसा। नहीं वो मेरी फैमिली पब्लिक में है नहीं। माई मॉम वॉज अ डांसर, मेरे फादर भी डांसर थे, तो इंडियन नेशनल थिएटर के लिए उन लोग पेरिस गए थे, देखते रही बम्बईकर का प्ले, उसके बाद शादी हुआ। तो आई कम फ्रॉम अ डांसिंग फैमिली। तो मेरी सिस्टर्स दो है, एलाइजा और ग्रेटा, वो भी एक्चुअली बहुत अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन वो उस टाइम डैडी ने बोला भाई तुम डांस में बॉलीवुड में नहीं आना है, कोई लड़कियां बॉलीवुड में, ये उस ज़माना ही ठीक नहीं था ज़माना लड़कियों, अलग था। अब बहुत चेंज हो गया। तो वो जो आर्ट है उनमें डांस का, वो साइड में हो गया। और मेरी सिस्टर अभी क्या करती है, शी इज़ वन ऑफ द डबिंग क्वींस, जो हॉलीवुड की जो फिल्म्स आते हैं ना, डिज्नी ये वो, जैसे हैरी पॉटर ये वो, जैसे वहाँ रिलीज़ होता है बैटमैन, वहाँ हिंदी में वो डब करती है पूरा। वाओ। तो पूरा हिंदी में जो, और साउथ लैंग्वेजेस में जो होता है वो करती है। तो एलाइजा लुइस करके उसका नाम है, और वो इसमें ही है। तो उसने उसका वहाँ जमा दिया है, तो दोनों बहनें वहाँ उसमें हैं। एंड आई हैव 2 किड्स, देव और दिव्या। दिव्या गाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो गाती है, उसको अपना म्यूज़िक करना है। तो बोले यू बी माई नॉर्मल डैड, मुझे कैसा करना क्या करना वो मत बताओ, म्यूज़िकल डैड मत बनो। अच्छा। ठीक है, तुम अपना म्यूज़िक खुद ढूंढ लो। और मेरा बेटा इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा है, तो वो कुछ अलग जोन में है। अच्छा। सो बेसिकली इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इस फ्रंट में कोई भी नहीं है। आपके मतलब कजिन्स, ऐसा कोई ब्रदर या सिस्टर जिससे आप बहुत क्लोज हैं? माई सिस्टर इज़ वेरी क्लोज, जो बड़ी वाली है, लेकिन छोटी वाली भी उतनी क्लोज है, लेकिन बड़ी वाली को लगता है कि शी ओन्स मी। अच्छा। तो उसका वहम है। कितना गैप है आप दोनों के बीच में? 2-2 साल है दोनों का, 2 साल। तीनों का, मतलब शी इज़ 2 years मेरी जूनियर, और दूसरी बहन उसकी 2 years जूनियर है। अच्छा। कोई ऐसा दोस्त जिसकी कहानी आप बताना चाहेंगे जो आपके म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपका बहुत करीबी है? ऐसे प्रॉब्लम क्या हो गया, कहानियाँ रहती नहीं, मतलब कभी छेड़ गए तो फिर याद आता है, लेकिन आई डोंट रिमेंबर स्टोरीज, बिकॉज मेरे माइंड में म्यूज़िक ही चलते रहता है। तो बट आई हैव, मेरे जैसे बोर्डिंग स्कूल में, तो मैं माउंट आबू में बोर्डिंग स्कूल किया 3rd स्टैंडर्ड से, जी जी। 3rd से 10th तक। तो मेरा स्कूल एक जंगल में था, तो वहाँ शेर, सांप, चिड़िया, तो भालू, उसके अंदर ही हमारा स्कूल था, पूरे जंगल के अंदर। तो आई एम अ जंगली गाय। ओके। हाँ, मतलब 3rd स्टैंडर्ड से जंगल में ही रहना ना, बस स्कूल है, और बाकी का तो जो एनवायरनमेंट है वो पूरा फॉरेस्ट है, तो उसमें कैसा रहना, नेचर के साथ कैसा रहना, वो एक बहुत अच्छी बात है। तो जो 10 साल 3rd स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक हम स्कूल में थे,
9 महीने साथ में रहते थे, 3 महीना छुट्टी मिलता था। 3 महीना ख़त्म नहीं, हम लोग भागते थे वापस स्कूल, वापस जाना है, बिकॉज दैट बिकेम आवर होम। एक और मैंने सोचा नहीं कि ये जो लड़के हैं मेरे साथ, दोस्त, सब अच्छे दोस्त हैं, 40 साल बाद फर्स्ट टाइम हम मिले, रीयूनियन करके, 40 सालों बाद। ओके। आफ्टर 40 ईयर्स। वाओ। लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर 2-3 साल पहले हाँ। हम लोग माउंट आबू में फिर से मिले। पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग कॉर्नर से 40 लोग, 43 कोई हमारे क्लास में था, कुछ 38 लोग आ गए। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। ओके, 38 आ गए, या 34 या 38 आउट ऑफ 43, और हमारा क्लास टीचर भी आ गया। क्या अरे बात। क्या बात। तो आपको एक तो वापस ऐसा लगा होगा कि आप क्लासरूम में वापस पहुंच गए। करेक्ट। तो मैं जो पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो ये हमारे दोस्त हाँ थे। वो दिन जब मिले ना, फर्स्ट डे, जी। वो मुझे लगा, तो क्या हुआ, हम लोग बैठे थे सब ऐसे चेयर स्क्वायर में डाल दिया, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। और शाम शुरू हुई तो ऑब्वियसली जो मीडियम था एंजॉय करने का शुरू हो गया। जी। और वहाँ से जो एक एक का प्रॉब्लम, मतलब सब अपना प्रॉब्लम बता रहे कि मैंने आई जस्ट लॉस्ट माई जॉब, अभी जाके वापस जाऊँगा तो पता नहीं क्या करना। अरे आज मिले यार, हेलो तो बोलो। फिर ऐसा लगा कि ये मेरे भाई है यार, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। हम एक फैमिली बन के 40 साल के बाद अगर हमारी प्रॉब्लम्स हम शेयर कर सकते हैं ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे, मतलब अच्छी बात तो बाद में बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है वो सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ऑन द पहले दिन, 40 साल मिलने के बाद। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये तो मेरे भाई है। हम तो दोस्त कहते हैं, लेकिन इतना क्लोज कि 40 साल के बाद किसी ने किसी के वाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम था, किसी का बिजनेस के साथ क्या, किसी का जॉब की प्रॉब्लम, मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे वापस मेरा म्यूज़िक करना है। वो कल आया है द वाइट एल्बम, उन्होंने वो सब गाने सुने, इतने मेरे को बोले कब रिलीज़ हो रहा है, वो टाइम से। क्या बात है। तो सबके जो अंदर की जो बात थी ना, वो एक रात में ऐसा लगा, महसूस हुआ कि भाई ये वी आर ब्रदर्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स। तो ऐसे किस्से जो है सबको नहीं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है जी। लेकिन स्टोरीज हो सके बहुत, अगर आप कोई छेड़ ही जाए तो फिर याद आ जाए। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत बातें हैं ये। आई थिंक ये पहली बार हमारे इंटरव्यू पर ये बातें डिस्कस हो रही हैं। आई थिंक किसी भी इंटरव्यू में आपने ये इस किस्से के बारे में आपने कभी नहीं डिस्क्लोज किया। नहीं। सर आगे आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो डिस्क्लोज। आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूँगा सर, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, गॉड ऑलमाइटी, इनसे आपका रिश्ता और आपकी फिलॉसफी क्या है? म्यूज़िक, संगीत। वो मेरा एक ही कनेक्शन है। मैं सबको कहता हूँ, आपको कोई रिलीजन की ज़रूरत नहीं है अगर आप म्यूज़िक अपना रिलीजन बनाएं। जी। अगर आप म्यूज़िक को अपना रिलीजन बनाएं, एवरी डे आपको जितने गाने सुनने हैं, जो ट्रांस में रहना है, भजन गाना है, पॉप गाना है, जो आपको सुनना है, दुनिया में इतना म्यूज़िक है, जी। आप डेली बहुत शांत से जो चाहिए वो सुन सकते हैं और उसमें ही घूमे रहते हैं। आपको ना किसी का बुरा करना पड़ेगा, ना किसी के नेगेटिव बात करनी पड़ेगी, कोई किसी का प्रॉब्लम है झेलना नहीं है। बस म्यूज़िक सुनो, एंजॉय करो अपना लाइफ। कोई रिलीजन की ज़रूरत नहीं अगर म्यूज़िक आपका रिलीजन बने। क्या बात है। सो संगीत को एक नया मुकाम देने वाले लेस्ली लुइस, इनके बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि MTV कोक स्टूडियो को इंडिया में लाने वाले, इंडिया में चलाने वाले, क्रिएट करने वाले लेस्ली लुइस हैं। क्या ये बात सच है सर? एब्सोल्युटली। इसका एक बहुत अच्छा किस्सा है, फ़नी किस्सा है। लेकिन उस टाइम मैं पुणे में रहता था, क्योंकि मेरे बच्चे वो इंटरनेशनल स्कूल में थे। उस टाइम इंटरनेशनल स्कूल बॉम्बे में नहीं था। अच्छा। तो पुणे में शिफ्ट किया था। और मेरा एक दोस्त था सुकू शाह, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो हमारे सब दोस्त पुणे में, सब दोस्त हैं, मतलब जो बिजनेसमैन, किर्लोस्कर, ये वो सब, हम सब दोस्त करके हमारे बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं। हम तो ऑब्वियसली मम्मी डैडी भी
दोस्त बन गए। तो उनके पार्टी में जाके सबको कहता था कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान लेस्ली ने किया है। मैं सुकू क्या बोल रहा है, सब मत बोल यार, छोड़ ना, मैं बोल रहा हूँ ना तूने किया है, तो कि उनको क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है यार, मैंने नहीं किया है, रॉयल हयात ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, आई लव इट। वो मेरा नाम तो कैसे बोलो कि मैंने क्या है, नहीं चुप। सबको जाके बोलता था कोक स्टूडियो पाकिस्तान लेस्ली कर रहा है वहाँ बिहाइंड द सीन्स, किसी को पता नहीं, उसका नाम नहीं आता है। मतलब क्या बात कर रहा है जी। तो आई टू टेल हिम कि ऐसा बात मत करो। और जब कोक स्टूडियो एमटीवी के थ्रू इंडिया में आया तो मुझे अप्रोच किया, मतलब सुकू एंड में जब इंडिया में है तो मेरे पास ही आया। तो आपके उस दोस्त की जुबान लग गई पता कहना हाँ चाहिए। हाँ, वो एक उनको गुड लक चार्म समझो। हाँ हाँ। तो जब एमटीवी ने इंडिया में लाया तो मेरे पास आए, जैसे सर आपको कोक स्टूडियो इंडिया करना है। मुझे एक लाइन बोला, सर यू नो म्यूज़िक वी डोंट, आपके हाथ में छोड़ दे। तो वो जब छोड़ा मेरे हाथ में, वो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे पड़ा। क्यों, उनके उस टाइम बजट भी उतने ही थे, उसके अंदर ही काम करना था, तो जो भी है ठीक है, ना नहीं बोल रहा हूँ, वो हर काम में बजट होता है, तो वो बजट में मुझे फिक्स करना है। लेकिन जितना अच्छा काम चाहिए लोगों, ज़्यादा लोगों को, ऑब्वियसली बजट ज़्यादा जितना है उतना बेटर है। लेकिन ये हम लोग ने 51 सॉन्ग्स 40 डेज़ में किया है। वाओ। 51 सॉन्ग्स मैंने 40 डेज़ में जो शूट किया है, और एवरी डे डेली मैंने 2 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं। मतलब 5 बजे तक सुबह सब आज का क्या शूट होगा, क्या म्यूज़िक बजेगा, वो पूरा कंपोज कर रहा हूँ। करने के बाद 5 बजे जैसे दर्शन दोषी ड्रम्स बजा रहा है तो उसको ईमेल करना कि आज ये गाना है और तुम्हारा ड्रम पार्ट ये है, बेस प्लेयर, गिटार प्लेयर, सब जो है, जी। संजय दास, दिव्या ज्योति, जब जो अभी आजकल सब अमेजिंग, नाइजल वाइजल सब अमेजिंग प्लेयर्स है, जी। वो न्यू प्लेयर, यंग प्लेयर्स थे उस टाइम। तो सबके मतलब आज का गाना क्या है और आज उसमें आपको क्या बजाना है, वो ईमेल करना है उनको 5 से 5:30 बजे तक सुबह। अच्छा। और 5:30 बजे सो के 7:30 बजे मुझे उठना है, बिकॉज 8:30 बजे मुझे निकलना है और 9:30 बजे मैं पहुंचूंगा सेट पे। ऐसे 51 सॉन्ग्स कुछ 40 डेज़ में किया है। तो आप जब सोते नहीं तो वॉइस भी नहीं रहता है, और लेकिन काम तो करना है, 100% चालू है बस। और डे 35 पे मुझे हरिहरन के साथ गाना गाना है एज कॉलोनियल कजिन्स। अरे और बाप रे, उस आवाज़ में। उस आवाज़ में वो क्या, तो मैं वही जानता हूँ कि जो माइंड है ना अपना, जी। बहुत पावरफुल है। हम बोलते हैं ना भगवान से हम मांगते हैं, हम अपने माइंड से ही मांगते हैं। अगर आप माइंड से मांगोगे, वो जो बोलते हैं दिल से मांगो ना, वो आपका माइंड करके देता है। तो 41 सॉन्ग्स 35th डे पे हरिहरन के साथ गाना कोई जोक नहीं है। बिल्कुल। बिना सोना 2 घंटा एवरी डे, और 2 दिन तो सिर्फ 45 मिनट्स, वो 2 घंटा भी नहीं मिला। लेकिन उस वक्त कैसे भी अपने माइंड से वो वॉइस कैसे भी जगाना, वो माइंड ओवर मैटर कहते हैं। आपको माइंड से ही काम करना है, जो भी बॉडी वॉडी सब सेकेंडली, वो काम करेगा जो आपका माइंड बोलेगा। अभी गाना है तो गाना है बस। लेकिन वो आपके 40 दिनों की मेहनत आज हर एक घर तक कोक स्टूडियो को ले गई है। Thank आज you। वो यंगस्टर हो, वो मेरे लिए किसी भी एज ग्रुप का हो, आज उसके यहाँ घर में पार्टी हो या फिर वो कार में अकेले ड्राइव ही क्यों ना कर रहा हो, वो कोक स्टूडियो को सुनना पसंद करता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप उसको यहाँ पर लेकर आए हैं सर। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट हियर, हम सब की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। वो मेरे लिए एक 40सा था जी। 40 दिन में जो मैंने किया है, जो मेरी लाइफ में सब चीज़ किया है। गिटार भी बजाया, कंपोज भी किया, अरेंज भी किया, प्रोड्यूस भी किया, लिरिक्स भी सेटिंग किया है, रिकॉर्डिंग किया। जो मैंने लाइफ में सब म्यूज़िकल चीज़ करता हूँ, वो 40 दिन में मैंने सब कुछ कर दिया। तो वो मेरा एक PhD हो गया। 40सा जो कहते हैं, 40 डेज़ वही करना। एक ऐसा सवाल जो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके नज़रिए में कौन है लेस्ली लुइस? पापी बिछुआ। पापी बिछुआ। बहुत डेंजरस हूँ। हाँ। अच्छे काम भी करता हूँ, नेक काम भी करता हूँ, बुरे काम भी करता हूँ म्यूज़िकली। अच्छा। तो
आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी और को अच्छा लगेगा। तो वो जो स्पेक्ट्रम जो है ना, जी पापी बिछुआ क्यों कहता हूँ कि एक अच्छा साइड तो आप देख ही रहे हैं, एक अंदर एक दूसरा साइड भी है, वो जो 17-18 ईयर्स ओल्ड है, भाई मुझे बजाना है, रॉक एंड रोल, ब्लूज़ जो भी है वो मुझे अपने अंदर से जो जो बुलावा है म्यूज़िक का, वो अग्रेशन भी है उसमें। तो ये जो वाइट एल्बम आप सुन रहे हो बहुत मिठास है, और वो भी मैं हूँ। तो ये जो वैरायटी जो आप देख रहे हैं ना म्यूज़िक का, अगर आप परी हूँ मैं देखे अलग गाना है, एक बैंड ऑफ बॉयज़ कुछ अलग ही जोन है, कॉलोनियल कज़न्स कुछ, सब मैं ही हूँ लेकिन। तो एक अलग अलग अवतार जो है ना वो आपको दिखाई देता है, नज़रिया आपके सामने आता है जब मैं पेश करता हूँ। तो जब आप कहते हैं कि मैं अंदर से हूँ कौन, स्पिरिचुअली पापी हूँ। स्पिरिचुअली पापी हैं। हाँ, दोनों हूँ। अच्छा, एक दोनों हैं। कनेक्शन भी है। क्यों ये एक आदमी म्यूज़िक कैसा कर सकता है? एक आदमी ने इंडी पॉप स्टार्ट कर लिया, फिर बॉलीवुड रीमिक्स स्टार्ट हो तो वही आदमी स्टार्ट करता है, फिर क्लासिकल फ्यूजन शुरू हो तो वही आदमी स्टार्ट करता है, फिर कोक स्टूडियो इंडिया में वही आदमी स्टार्ट करता है। अब ग्लोबल हिंदी जो शुरू हो रहा है कल से हुआ, वाइट एल्बम, द वाइट एल्बम आप सुनोगे, वो हिंदी में ऐसा कुछ म्यूज़िक है ही नहीं, ये कुछ हिंदी में कुछ अलग है, कुछ नया है। अगर ये वही आदमी है तो मैं क्यों? तो एक स्पिरिचुअलिटी तो होगा ना, एक कनेक्शन तो होगा जो मुझे गाइड कर रहा है कि भाई ये करो, ऐसे करो, जो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन? आई एम जस्ट अ सूत्रधार जो आप तक ये फ्रीक्वेंसीज लेगा। ओम जैसा जो साउंड है उसके अलग अलग अवतार जो है वो मैं लेके आता हूँ आपके पास। तो एक साइड तो आप वो जो मीठा 90s ये वो, अभी अभी आगे आगे जाके आप देखेंगे तो भाई इसमें कलर्स बहुत है जो हमने देखे नहीं, सुने नहीं। तो स्पिरिचुअल पापी दोनों हैं। बिल्कुल। तो सर ये आप पूरे ग्लोबली पूरे विश्व में आप शोज़ करते हैं, जी। तो ये जो आपके शोज़ हैं इसके लिए जो आप बैंड मेंबर्स चूज़ करते हैं उसका क्या तरीका है? मतलब आप कैसे सोचकर, क्या सोचकर ये बैंड को चूज़ करते हैं? बैंड मेंबर्स में चूज़ करता हूँ तो एक पहली बात है कि आपको म्यूज़िक करना है या पैसे कमाने हैं। पैसे हम सबको कमाना है, आपका फोकस सिर्फ पैसे है तो आप यहाँ मत आइए। आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट होना चाहिए, ओके, पैशन। अगर आपको म्यूज़िक का पैशन नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। कोई भी बिजनेस में आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा नहीं है आप आगे जा सकते हैं, आपके कुछ सपोर्ट नहीं है, आप पैशन नहीं है तो आगे नहीं जाओगे। जी। तो वो पैशन आपको आपके इंस्ट्रूमेंट में या आपकी जो गायकी में वो मुझे दिखाई देना चाहिए, फर्स्ट। नंबर 2, नो पॉलिटिक्स। मेरे बैंड में पॉलिटिक्स चलता ही नहीं है। क्यों? मुझे पॉलिटिक्स आता नहीं। तो कोई भी शुरू करता है तो वो आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इट इज़ अबाउट म्यूज़िक। और इसीलिए आज भी आपने देखा है 50 एंड 60 ईयर ओल्ड्स और 20 ईयर ओल्ड्स वही डांस कर, सब लोग साथ में ही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई झमेला नहीं है। इट इज़ प्योर म्यूज़िक, डांस म्यूज़िक, बट इट्स प्योर। एक शुद्धता जो म्यूज़िक का है ना, प्योरिटी जो है वो हर म्यूज़िक में है। ऐसे नहीं कि वो म्यूज़िक स्पिरिचुअल होना चाहिए या आप भजन गा रहे हो, वो उसमें एक मंत्र है, आप जप सकते हैं वो उस टाइप का। लेकिन डांस म्यूज़िक में भी वो अपना मंत्र है, वो लोग डांस करके वो एक अपना मंत्र, हाँ, तो वो रियल चीज़ होना चाहिए उसमें। तो अगर आपकी म्यूजिशियंस भी आप जैसे पैशनेट हो, स्टेज पे जब आते हैं तो वो मेरे जैसे होने चाहिए। तो एक्चुअली वो आपको लगता है मैं यंग होता हूँ, नहीं, वो मैं उनसे यंग हूँ जी। उनसे परफॉर्मेंस में उनसे छोटा हूँ, मतलब एज में। जी। तो उनसे ज़्यादा एनर्जी मेरे पास है 100%। वो थक जाते हैं, मैं थकने में कुछ, कम ऑन डू इट, मैं कर सकता हूँ मेरे एज पे, तो तुम क्यों नहीं कर तो सकते? आप ये कहना चाहते हैं कि that's what passion is, that's what drives you. पैशन के बिना आप कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, स्पेशली इस टाइम में। इससे पहले कि हम ये इंटरव्यू ख़त्म करें, जी। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ट्रिक या कोई ऐसी टिप
जो आप बडिंग म्यूजिशियंस, जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको देना चाहते हैं? क्योंकि आपने एक पूरा बदलता हुआ एरा देखा है। आप उस समय भी हिट थे, आज भी हिट हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे अरसे तक आप हिट ही रहने वाले हैं। थैंक यू। तो हिट तो एक अलग बात है, वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है गाना तो आप सिस्टम में हो। जी, तो मेरा एक ही कहना है, स्पेशली यंग म्यूजिशियंस को, कि आप गाने जो है अब दिल से सुनिएगा, कान से नहीं। कानों से मत सुनो। कानों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मार्केटिंग होता है, क्या क्या होता है। जब गाना आपसे दिल से बात करता है ना, वो गाना होता है। तो दिल से सुनना बहुत, नंबर्स मत देखो, वो 10 मिलियन व्यूज़, 20, प्ले करो। मुंह बंद रखो, इंग्लिश में हिंदी में बात मत करो, प्ले करो। गाना बात कर रहा है आपसे, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो आपसे बात हो रहा है, तो फिर बातचीत होती है। तो वो गाना आपको सूट हो रहा है, किसी और को नहीं सूट होगा, चलेगा, लेकिन आपको सूट हो रहा है। तो दिल से सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सब भूल गया एक्चुअली दिल से सुनना। ये पूरा जनरेशन थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक में, ये पूरा आईटी का जो टेक्नोलॉजी आके वो आँखों और कानों से सुनाता है, दिल से नहीं। दिल से नहीं। इसलिए सब लोग याद रखें, दिल से। एब्सोल्युटली, मैं वहीं जाने वाला था। तो यहीं आपको आना है, दिल से। और ये भी आप दिल से एंजॉय कीजिए। तो आप दिल से के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक कहूँगा कि जो दिल से में जो आज इंटरव्यू किया है, एक आकाश आफले है, जो जिनके साथ मैंने काम किया है पहले, तो आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा प्रेज़ नहीं करूँगा कि उनके बारे में नहीं है, शो के बारे में है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे म्यूज़िक मेरा है, सबने सुना है, तो उसके बारे में क्या और क्या बात करें। ठीक है, एक इंसिडेंस या हुआ, लेकिन पर्सनालिटी के बारे में, आपके पीछे क्या है, आपकी लाइफ में क्या है, क्या क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, क्या होगा, वो सब चीज़ ज़्यादा लोग नहीं पूछते। तो हो सके इसीलिए आज इंटरेस्टिंग आंसर्स भी आ गए, क्योंकि क्वेश्चंस ही इंटरेस्टिंग थे। तो मुझे लग रहा है कि आपने दिल से पूछा और मैंने दिल से आंसर किया। Thank you so much, sir. It was a pleasure having you. Thank you so much. And hope to see you again on your next promotion, maybe. Okay, done. Thank you, sir. Thank you. Yeah. मुझे एक चीज़ याद है कि सर ने मेरे क्लिप्स देख के बोला था, ठीक है, ठीक ठाक गा लेती है, सुर में है, बुला लो, फिर देखते हैं। तो वो एक किस्सा मुझे याद है। और कनेक्ट हुए सर और मैं। फिर मैंने सर के साथ एज अ साउंड इंजीनियर भी टूर किया, एज ए लाइव साउंड इंजीनियर, एंड अब उनका ड्रमर हूँ फुल टाइम। That process of enhancing anything, enhancing a song, enhancing a person, sir is like that's one quality, like, you know. Wow.